नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 61 किस्तें सुन चुके हैं। अब 62वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाए। मुझे दूसरों का नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहरहाल वो रास्ता बंद कर दिया है। उस रास्ते से आने वाली दौलत के बारे में मेरा दिल और ज़मीर कुछ ज्यादा मुतमिन या खुशी महसूस नहीं कर रहा था। मैंने जवाब दिया, बल्कि आपको मेरा मशवरा यही है कि आप भी अब ये लाइन छोड़ दें। यूं कहो कि आफियत की खातिर भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर बैठ गया है और शिकार करने की बजाय आराम से नरम नरम घास चर रहा है। उन्होंने गोया मुझे चिढ़ाया, लेकिन मैं फिलहाल चिढ़ने पर तैयार नहीं था। आप जो भी समझ लीजिए, मैंने इत्मीनान से कहा। फिर गोया उन्हें असल बात याद आ गई। सिगार को उंगलियों में घुमाते हुए बोले, ये सारे मुकालमे और तकरीरें खामखा बीच में आ गई। मैं तो तुमसे छोटी सी बात करने आया था, तुम ट्रालर दे सकते हो या नहीं। उनका लहजा कति दो टोक सा हो गया था। मुझे इस सिलसिले में जो कुछ अर्ज करना था वो कर चुका हूँ। मैंने शाइस्तगी से कहा, मैं आमतौर पर अपने पहले ही जवाब पर कायम रहा करता हूँ। वो यकदम ही झटके से उठ खड़े हुए, गोया सोफे में लगे हुए किसी ताकतवर स्प्रिंग ने उन्हें उछाल दिया था। उनकी आंखें कुछ बदल सी गई थी। खुश्क और खुरदले लहजे में बोले, माना कि तुम बड़े आदमी बन गए हो अफी मियाँ, लेकिन जिस बरादरी से इंसान का असल ताल्लुक हो उससे यूं बेरुखी इख्तियार करना अच्छा नहीं होता। और तुम्हें तो शायद मालूम ही होगा कि हमारी बरादरी तो इस मामले में खसूसी तौर पर कुछ ज्यादा ही हिसास है। साथ छोड़ जाने वालों और वक्त पर काम न आने वालों को हमारे यहाँ कुछ अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। उनके लहजे में धमकी छुपी हुई थी, बल्कि छुपी हुई भी नहीं थी, अच्छी खासी अयां थी। यकबार की मुझे अपने कानों की लोएं तपती हुई महसूस हुई, जो कोई अच्छी अलामत नहीं थी। मैंने अपने लहजे को हमवार रखने की सख्त कोशिश करते हुए कहा, हाजी आलम शेर साहब, मैं आपको बुजुर्ग समझता हूँ और माजी की शनासाई के हवाले से आपका एहतराम करता हूँ। आप कोशिश करें कि मेरे दिल में आपका यह एहतराम बरकरार रहे। मेरे लहजे की सर्द मैरी को महसूस करते हुए उन्होंने कुछ और तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा और सिगार का एक तवील कश लिया। वो फीडरल कास्टर्ड वाले अंदाज में कुछ तन कर खड़े थे। सिगार उनके होंठों में दबा हुआ था और उससे धुएं की एक पतली सी लकीर हवा में बुलंद हो रही थी। मैं अपनी जगह कुर्सी के पुश्ते से टेक लगाए साख्त बैठा, पलक झपकाए बगैर उनकी तरफ देख रहा था। बिलाकर उन्होंने नजरें चुरा ली और कुछ अजीब पुरस्रार से अंदाज में एक सानिये के लिए मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ मुड़ गए। बिलाकर उन्होंने नजरें चुरा ली और कुछ अजीब पुरस्रार से अंदाज में एक सानिये के लिए मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ मुड़ गए। वो चले गए, लेकिन मेरे जहन में फांस सी छोड़ गए थे। एक बार फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इंसान वाकई खुदा की अजीब तरीन मखलूक है। इंसान रंग बदलने पर आता है तो गिरगिट को शर्मिंदा कर देता है। हाजी आलम शेर साहब के बारे में मैंने भी सोचा नहीं था कि इतनी सी बात पर यकदम उनकी नजर बदल जाएगी। बात सिर्फ इतनी ही सी तो थी कि मैंने उन्हें उस काम के लिए ट्रालर की सहूलत मुहैया नहीं की थी जो अब मुझे पसंद नहीं रहा था। मेरा नजरिया हयात अब बदल चुका था, लेकिन मालूम होता था कि इस दुनिया में बेशतर लोग इस बात के कायल नहीं थे कि दूसरों को उनकी मर्जी की जिंदगी गुजारने दी जाए। यहाँ हर कोई बकदरे हैसियत इस कोशिश में लगा हुआ था कि दूसरे उसकी मर्जी से जिंदगी बसर करे, और जिसका जिस हद तक बस चल रहा था उस हद तक वो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खुद बसर करने की कोशिश कर रहा था। हाजी आलम शेर साहब के अंदाज ने मुझे खौफजदा तो हरगिज नहीं किया था, अलबत्ता खफीफ सा रंज जरूर पहुंचाया था। जहां तक कोई नुकसान पहुंचाने का ताल्लुक था तो नुकसान इंसान को चोइंटी भी पहुंचा सकती है, ख्वाह बाद में इंसान उसे चुटकी में मसल ही दे। इसलिए इस खुशफहमी में तो मैं नहीं था कि हाजी साहब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अब किसी किस्म के नुकसान की बातें मुझे खौफजदा नहीं करती थी। मेरी जिंदगी में खौफ का अमल दखल बहुत कम रह गया था, ताहम उस किस्म की मुलाकातें जहन की पुरस्कून झील में दो चार लम्हों के लिए लहरें सी जरूर पैदा कर देती थी। हाजी साहब के जाने के बाद उनके नागवार तासर को जहन से झटकने में मुझे चंद लम्हे जरूर लगे थे। उसके बाद मैंने चंद ट्रंक कॉल्स की और एक बार फिर फाइलों की तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन शायद आज मेरे मुकद्दर में नागवार मुलाकातें ही लिखी गई थी। अभी मुझे जरूरी कागजात देखते हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि इंटरकॉम का बुजर बज उठा। दूसरी तरफ कैथरीन थी। सर, वो पुरस्कून लहजे में बोली, ताहम मैंने उसके लहजे में छुपा हुआ खफीफ सा इस्तराब महसूस कर लिया था। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोली, एक अजनबी नौजवान दफ्तर में मौजूद है। उसने रिसेप्शन पर रुकने की जहमत भी नहीं की थी। कुछ मशकूक लग रहा है और कुछ गुस्से में भी मालूम होता है। रशीद और जाफर ने उसका रास्ता रोका तो बदमाशी दिखाने लगा, फर्नीचर को ठोकरें मारने लगा और रिवाल्वर निकाल लिया। रशीद और जाफर ने उसे काबू कर लिया है। वो पूछ रहे हैं इसका क्या करना है। वो बदतमीजी से आपका नाम ले रहा है, कह रहा है आपसे हर हाल में मिलेगा। और सर, वो बड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, वो गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है।
उसकी हिचकिचाहट पर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। गो के ये हिचकिचाहट बजा थी। कैथरीन को मालूम था कि इस दफ्तर में आकर गालियां देने की जुर्रात करने वाला बहुत बदनसीब भी साबित हो सकता था। इतना बदनसीब कि जिंदगी भी उसका साथ छोड़कर रुखसत हो सकती थी। वो अकेला नहीं आया होगा, बाहर यकीनन कोई गाड़ी भी मौजूद होगी जिसमें शायद उसका कोई ना कोई साथी मौजूद होगा। शहजाद से कहो कि खिड़की से जायजा ले और उन्हें निशाने पर ले ले, मैंने हदायत की। शहजाद पहले ही ऐसा कर चुका है सर, कैथरीन ने बताया। उसने खिड़की में पोजीशन ले ली है। बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक दरख्त के नीचे एक जीप खड़ी है। ये नौजवान यकीनन उसी जीप में आया है। उसमें 2 बदमाश किस्म के आदमी मौजूद हैं जो हमारी बिल्डिंग ही की तरफ देख रहे हैं। बज़ाहिर तो उनके पास कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदाजा है कि जीप में गन्ने वगैरह भी मौजूद हैं। वो मुंतजिर अंदाज में बैठे हैं। ठीक है, शहजाद को पैगाम भिजवा दो कि अगर वो लोग गन्ने वगैरह लेकर बिल्डिंग की तरफ बढ़े तो उनकी खोपड़ियां उड़ा दे। मैंने बिला ताखीर हदायत की। रशीद और जाफर से कहो कि उस नौजवान को मेरे कमरे में पहुंचा दे, मैं उससे बात करना चाहूंगा। यस सर, कैथरीन ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। रशीद, जाफर और शहजाद बज़ाहिर दफ्तर में चपरासी थे, लेकिन दर हकीकत ये तीनों तरबीज याफ्ता कमांडो थे। दफ्तर में मुख्तलिफ अलमारियां और शेल्फ वगैरह फाइलों और दफ्तरी सामान से भरे पड़े थे, लेकिन उनमें 2-4 खाने ऐसे भी थे जिनके खुफिया हिस्से खोलने पर दूर मार राइफलें भी निकल आती थी। जरूरत पड़ने पर यह दफ्तर एक छोटा सा किला भी साबित हो सकता था। मेरी जिंदगी में किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। मेरी कोशिश यही होती थी कि हर चीज के लिए तैयार रहा करूं। अपने साथ हर आदमी भी छांट कर मैंने उसी नुक्ता नजर से रखा था कि वक्त पड़ने पर वो फौरन जून बदल कर मेरे शाना बशाना चल सके। चलने के बाद दरवाजा खुला और रशीद और जाफर एक नौजवान के दोनों बाजू उस तरह काबू में किए हुए अंदर दाखिल हुए कि अगर वो जरा भी मुजाहमत की कोशिश करता तो उसके कंधों के जोड़ उखड़ सकते थे, और गालिबन उसी लिए वो नौजवान उनके साथ घिसटता भी आ रहा था, वरना वो लड़ने भिड़ने का खासी अच्छी तरह अहल मालूम होता था। वो एक लंबा तिरंगा और कसरती जिस्म का मालिक सुर्ख सफेद नौजवान था। नफीस किस्म की शलवार कमीज और वास्कट में था जो अब जगह जगह से चिकन आलूद हो चुकी थी। गिरबान के बटन टूट चुके थे और सीने के घने बाल नजर आ रहे थे। उसका चेहरा तमतमा रहा था और हैजान खेजी के बायस सांस पूरी हुई थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मुझसे भी कुछ कम उम्र ही था, और उसे देखकर एक लम्हे के लिए मुझे अपनी धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल मलिक असलम जमान की तरह नजर आ रहा था। मैंने मलिक असलम जमान को उस उम्र में तो नहीं देखा था, लेकिन यकीनन नौजवानी के आलम में वो बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। उसके बारे में कम अज कम मुझे किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो कौन था। वो यकीनन मलिक असलम का बेटा कैसर मलिक था। रशीद और जाफर ने पूरी संजीदगी, खामोशी और दातालकी से उसे कमरे के वस्त में धकेला, जैसे मजदूर कहीं से बोरी उठाकर लाए हों और गोदाम में डालकर दूसरा फेरा लगाने जा रहे हों। उन्होंने उल्टे कदमों कमरे से निकलकर दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया, गोया उनकी कोशिश हो कि दफ्तर के पुरस्कून माहौल में जरा भी खलल न पड़े। खुशामदीद कैसर मलिक, मैंने रिवॉल्विंग चेयर के पुश्ते से टेक लगाते हुए खुशगवार लहजे में कहा। तुम सुअर के। उसने हाँफते हुए ड्रामाई अंदाज में उंगली से मेरी तरफ इशारा करके गाली से बात शुरू करना चाही। शट अप, मैंने यकलख्त गैर इरादी तौर पर इतनी बदली हुई आवाज में कहा कि उसकी जुबान को ब्रेक लग गई थी। अगर अब तुमने इस तरह मेरे लिए कोई गाली इस्तेमाल करना चाही तो मैं तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींचकर इसी सड़क पर फिरते हुए किसी आवारा कुत्ते को खिला दूंगा। मैंने सर्द लहजे में कहा। चंद लम्हे हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और महसूस भी हो रहा था, और महसूस मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, जैसे मेरी आंखें किसी अनजानी तपश से सुलग रही हैं। यकबारगी उसकी मुठियां भीज गई और वह शायद दिल ही दिल में कोई फैसला करके यकदम मेरी मेज की तरफ लपका। खबरदार, मैंने अपना हाथ मेज के नीचे से निकाल कर मेज पर रख लिया। उस हाथ में खौफनाक सी साख्त का एक रिवाल्वर मौजूद था जिस पर साइलेंसर भी लगा हुआ था। मेरा लहजा और उस रिवाल्वर की शक्ल उसे अपनी जगह पर रोक देने के लिए काफी थी। मैं नहत्ते आदमियों को रिवाल्वर दिखाना पसंद नहीं करता। मैंने रिवाल्वर की नाल उसके पेट की सेध में रखते हुए कहा, और मुझे खुदा ने इतनी ताकत दी है कि खाली हाथ भी तुम जैसों की गर्दन तोड़कर सांड जैसी वजनी लाशें खिड़की के रास्ते बाहर फेंक सकता हूँ, लेकिन सरदस्त में इस कमरे में धींगा मुश्ती पसंद नहीं करूंगा। यहाँ का फर्नीचर बहुत कीमती है और मेरी नजर में इसकी कदर कीमत तुम जैसे नुत्फा ना तहकीक किस्म के लोगों से ज्यादा है। वो एक लम्हे के लिए खामोश खड़ा रहा। उसकी मुठियां बार बार खुल रही थी और बंद हो रही थी, ताहम वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे से बेबसी का इजहार न होने पाए। चंद लम्हे के लिए कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती रही, जो किसी दरिंदे की खड़खड़ाहट से मुशाहबा थी। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों तुम बिलबिलाते हुए यहाँ आन घुसे हो? बिलाकर मैंने कदरे मुलायमत से पूछा।
भोले मत बनो। वो भी गोया अपने बेशुमार गुस्से और एहजान पर काबू पाते हुए बोला, तुमने या तो मेरे अब्बा जी को अगवा कर लिया है या शायद उन्हें कत्ल करा दिया है। उसकी आवाज एक लम्हे के लिए लड़खड़ा गई थी, लेकिन फौरन ही उसने खुद पर काबू पा लिया और गहरी सांस लेकर अपने आप को बाहौसला जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोला, कत्लो गारत हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। यकीनन यकीनन। मैंने उसकी बात काटते हुए तंजिया लहजे में कहा, मुझे पता चला है कि मसूब बहुत बड़े जिम्मेदार हैं या शायद थे, मालूम नहीं उनके लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल करना मुनासिब रहेगा। बहरहाल नौजवान बेटे का अंदाज जाहिर कर रहा है कि बाप के लिए भी कत्लो गारत गिरी और छोटी छोटी बातों पर इंसानों को गाजर मूली की तरह कटवा देना महबूब मुश्किल रहा होगा। पुरअमन लोगों पर बंदूकें लेकर चढ़ दौड़ना भी शायद इन्हें पसंद रहा होगा। महज जुबान हिलाकर अपने कारिंदों के जरिए कुछ भी करा लेना उनकी आदत रही होगी। जमींदार तो मुल्क में बहुत से मौजूद हैं और उनमें भी एक से बढ़कर एक ताकतवर और साहिब हैसियत है, लेकिन कुछ लोग अपनी ताकत, हैसियत और वसाइल को अच्छे काबू में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुम ऐसे बाप के बेटे मालूम नहीं होते। ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं, वो गुर्राया, और इतना मासूम और अनजान बनने की भी जरूरत नहीं, जैसे तुम अब्बा जी को जानते ही नहीं। अगर तुम उनसे इतने नावाकिफ होते तो मेरी शक्ल देखते ही मुझे यूं न पहचान लेते। वो तो एक अंदाजा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आज दोपहर एक इंस्पेक्टर आया था, वो तुम्हारी इस तगदो के बारे में बता रहा था जो तुम अपने वालिद की गुमशुदगी के सिलसिले में मेरे खिलाफ कर रहे हो। चुनाचे अब जब मुझे तुम्हारी आमद और आमद के अंदाज के बारे में इतला मिली तो मेरे लिए यह अंदाजा करना कोई मुश्किल नहीं रहा था कि तुम कौन हो सकते हो। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने गोया बसद मुश्किल तहम्मुल और रसारियत से काब लेने की कोशिश करते हुए कहा, मैं समझ नहीं सका कि अपने वालिद की गुमशुदगी के सिलसिले में तुम्हारी नजरे करम मुझ पर ही क्यों पड़ी है। तुम जैसे लोगों के डसे हुए 20 इंसान इधर उधर बिखरे होते हैं, जबकि मेरी तुम्हारे वालिद से कोई मुलाकात, कोई दोस्ती या दुश्मनी, कोई लेन देन, कोई भी तो ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। हाँ, शायद एक मरतबा किसी डिनर में चंद सेकंड की मुलाकात हुई थी। मुझे याद पड़ता है कि किसी ने हमारा तारुफ करवाया था, लेकिन मैं उनकी सूरत तक भूल चुका था। अब तुम्हें देखकर याद आया है कि शायद उनकी शक्लो सूरत तुम जैसी ही थी। बहरहाल तुम मुझे यह जानने का मौका तो दो कि आखिर उन्हें अगवा करने या कत्ल करने की मुझे क्या जरूरत पेश आ सकती थी। कोई बड़ा कदम इंसान किसी वजह से ही उठाता है ना, कोई तो बुनियाद होनी चाहिए। वजूहात बज़ाहिर मुबहम सी हैं, शायद कोई बात मुझसे छुपी हुई है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यह काम तुम्हारे सिवा किसी का नहीं हो सकता। शायद मुझे देखकर अब वो भी जज्बातियत से बालातर होकर बात करने की कोशिश कर रहा था और मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम पुलिस के काबू में आने वाले नहीं हो सकते। और आज तुम्हारे ऑफिस आने के बाद यह भी अंदाजा हो गया है कि तुम किस किस्म की चीज हो। बेफिक्र रहो, हम तुमसे तुम्हारे ही अंदाज में निपटेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। किसी खुशफहमी में मत रहना। मैंने गलती की है जो सोचे समझे बगैर जमींदारों वाले रवायती अंदाज में यूं तुमसे आ टकराने की कोशिश की है। तुम ये मत समझना कि हमें दूसरे तरीके नहीं आते। नहीं, मैं तुम्हें इतना क्रेडिट जरूर दूंगा कि तुम्हारी ये पहली कोशिश भी जमींदारों की रवायात से मुख्तलिफ थी। मैंने रिवाल्वर को हल्की सी जंबश देकर मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार भला खुद कहाँ जहमत करते हैं। सस्ते दामों खरीदे हुए उनके कारिंदे ही अक्सर कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई जो बनफ्से नफीस जहमत की। मैं तुम्हारी इस जवान मर्दी की कदर करता हूँ और इसी जवान मर्दी के सदके मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा सलामत वापस जाने दूंगा, बशर्ते कि तुमने कोई हमाकत न की। वो एक लम्हे खड़ा गोया अंदर ही अंदर बल खाता रहा, फिर मुजरबाना अंदाज में हाथ हिलाते हुए बोला, अगर तुम ऐसे ही जवान मर्दों की कदर करने वाले हो तो कम अज कम ये तस्लीम तो कर लो कि मेरे अब्बा जी की गुमशुदगी में तुम्हारा ही हाथ है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे इस एतराफ का जिक्र किसी पुलिस वाले से, किसी भी सरकारी आदमी से नहीं करूंगा। यह मसला मैं अब कानून पर नहीं छोड़ रहा, ये अब सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान है। ये जंग सिर्फ मेरी और तुम्हारी है और इसमें अब हर हरबा इस्तेमाल होगा। तुम सिर्फ एतराफ कर लो। मैं एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांकता रहा। बेचारा बड़ी मुश्किल में था, अभी उसके दिल में शक की फांस थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि उसकी मुश्किल दूर कर दूं। वो बदस्तूर मुस्तरबाना से लहजे में बोला, अगर तुमने अब्बा जी को कत्ल करा दिया है तो सिर्फ इतना बता दो कि उनकी लाश कहाँ है। अगर उसकी कुछ बाकियात ही मिल सकती हैं तो वही हमें हासिल कर लेने दो। हम कम से कम बाइज्जत तरीके से उनकी तदफीन तो कर सकेंगे। दिल में घाव तो पड़ ही गया है, लेकिन इस तरह कुछ तो तस्कीन मिल सकेगी। अगर उनके मुतल्लिक कुछ भी मालूम ना हो सका तो ये घाव ज्यादा अज़ियत देगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा कि लाश मुझे तुम्हारे तवस से मिली है। तुम जो कसम खाओ मैं खा सकता हूँ। उसके लहजे में इल्तिजा की झलक आ चली थी। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल चाहा कि उसे बता ही दूं कि उसका बाप शहर से दूर एक वीराने में दफन है और अब तक शायद उसकी लाश को खतरनाक कीड़े मकोड़े खा चुके होंगे जो वहां कसरत से पाए जाते हैं। लेकिन फिर मैंने इस ख्वाहिश को दिल में
ही दबा लिया था। बहुत मोहब्बत थी तुम्हें अपने वालिद से। मैंने कुर्सी जरा घुमाई लेकिन उस पर से नजर नहीं हटाई। हर बेटे बेटी को होती है। वो सर झटक कर बोला, मुझे इसलिए ज्यादा है कि अब्बा जी को भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, और फिर ये कि अब्बा जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, दौलत, ताकत, एतमाद और वो सब कुछ जिसकी इस दुनिया में जरूरत पड़ सकती है। लेकिन तुमने देखा कि हर ताकत कहीं ना कहीं पहुंचकर बेबस हो जाती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे इस वक्त तुम मेरे सामने बेबस खड़े हो और अपने बाप के बारे में जानने के लिए तड़प रहे हो। इसलिए इस एक लम्हे की बर्तरी पर ज्यादा खाल से बाहर होने की जरूरत नहीं। वो हकार से मुंह बनाकर बोला, उस वक्त को ज्यादा दूर न समझना जब तुम मेरी ठोकरों की इज्जत पर होगे, मेरे जूते चाट रहे होगे तुम। मैं मुस्कुरा दिया। उस नौजवान में तूफान मुकीद थे। उसकी तरफ से बेपरवाह रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। फिर एक लम्हे के लिए मेरे अंदर, मेरे दिल के खंडर में वही यकबस्ता सा सन्नाटा फैल गया जो यकलख्त मुझे उदास कर देता था। जैसे बिजली का शाख बाजुकात किसी को यकदम शल कर देता है। वो एक ताकतवर बाप का बेटा था। बचपन से उन्होंने लोगों पर हुक्म चलाया था। घर में, घर से बाहर अक्सर जगहों पर अपनी दौलत और ताकत की हुक्मरानी देखी होगी। कितना एतमाद था उसे अपने विरसे पर, कितना तकब्बुर था उसके लहजे में। वो अपनी बेबसी को तस्लीम करने या शायद उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे 14-15 साल का वो लड़का याद आया जिसके सामने उसके बाप की लाश पड़ी थी। कातिल भी उसके सामने था मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और जब उसने आगे बढ़कर कातिल के गिरेबान पर हाथ डालना चाहा था तो थानेदार ने उसके हाथ पर बेद रसीद किया था। वो लड़का मैं था, मैं जिसे गुर्बत, कमजोरी और बेबसी विरसे में मिली थी। लेकिन बहरहाल मुझे भी अपने मासूम और सादालू बाप से मोहब्बत थी, और शायद इससे ज्यादा थी जितनी कैसर मलिक को उसके ख्याल में अपने बाप से थी, क्योंकि बाप के सिवा सही मानों में दुनिया में मेरा कोई था ही नहीं। नहायत आहिस्तगी से मैं अपनी जगह से उठा। रिवाल्वर मैंने दाएं से बाएं हाथ में मुंतकिल किया और गोया दबीज कालीन पर नहीं बल्कि किसी पतली सी दीवार पर चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। मेरा बाजू यकलख्त यूं हरकत में आया जैसे कोई ताकतवर स्प्रिंग टूटा हो। मेरा घोंसा उसकी ठोड़ी पर पड़ा। काफी मजबूत और भारी भरकम होने के बावजूद कैसर मलिक हवा में कुछ उछला और एक दीवार से टकराकर कालीन पर ढेर हो गया। चंद लम्हे के लिए वो सर झटकता और यूं आंखें झपकता जैसे गोया उसकी बिनाई जाया हो गई हो, लेकिन मिलाकर संभल कर उठ खड़ा हुआ। उसकी ठोड़ी की खाल फट गई थी। रिश्ते हुए खून को हाथ से साफ करके वो तंजिया से अंदाज में मुस्कुराया, और जब वो बोला तो उसकी आवाज सांप की हल्की सी फुनकार से मुशाहबा महसूस हुई। तुम अपने जराइम की फरिश्त तवील और अपनी जिंदगी मुख्तसर किए जा रहे हो। ये कहते हुए उसके होंठ कुछ इस तरह से खिंच गए थे जैसे उसने हंसने की कोशिश की हो, मगर हल्क से कोई आवाज बरामद न हो सकी हो। ये मेरी तरफ से ऐलान जंग है, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। अब तुम जाओ और जो भी तुम्हारा दिल चाहे और जो कुछ भी तुम्हारे बस में हो वो कर गुजरो। उसने सिर्फ धमकी आमेज से अंदाज में सर हिलाया, मुंह से कुछ नहीं कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा खुल गया। बाहर से कोई नादीदा आंख उसे देख रही थी। दरवाजे पर रशीद और जाफर दाएं बाएं खड़े थे। वो बज़ाहिर लाताल्लुक से नजर आ रहे थे, लेकिन पलक झपकाए बगैर कैसर मलिक की हरकत सुकनात पर नजर रखे हुए थे। कैसर मलिक उनकी तरफ देखा बगैर नाक की सीध में निकलता चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपनी कुर्सी पर आ बैठा और देर तक उसी ही के बारे में सोचता रहा। हकीकत ये थी कि मैं उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सका था कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। अभी मैं उसे अपना मुजरिम भी करार नहीं दे सकता था। अभी उसने मुझे कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो चैन से बैठने वाला नहीं था। उसकी तस्दीक 2 दिन बाद हो गई। मैं गाड़ी अमूमन खुद ही चलाता हूँ। जब से कैसर मलिक मेरे दफ्तर होकर गया था तब से मैं अपने गर्दो पेश के बारे में बहुत मोहतात रहने लगा था। ताहम अभी तक कोई ऐसा वाकया और मौका नहीं आया था जब मुझे शुबा हुआ हो कि मेरा ताक़ुब हो रहा है। उस रोज मैं एक डिनर से फारिग होकर निकला था। डिनर तो बहुत देर पहले खत्म हो चुका था और सभी मेहमान जा चुके थे, लेकिन हाल से निकलते वक्त मुझे चंद कारोबारी शनासा मिल गए थे जो चंद जरूरी बातें करने के लिए मुझे अपने साथ लाउंज में ले गए थे। वहां एक बार फिर काफी का दौर चला और बातें होती रहीं। जब ये नशिस्त बर्खास्त हुई तब भी वो लोग होटल से नहीं निकले, उठकर किसी दूसरे हाल में चले गए। मैं उनसे इजाजत लेकर बाहर आ गया। रात खासी बीत चुकी थी और सर्दी की वजह से हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पार्किंग लॉट के अलावा 1-2 गाड़ियां ड्राइवे में भी खड़ी थीं और वो ओस में धुंधलाई हुई सी लग रही थी। बाहर उस वक्त दरबान या पार्किंग लॉट का अटेंडेंट भी मौजूद नहीं था। गालबन किसी बहाने इधर उधर कहीं खिसके हुए थे। मैंने अंदर के
पुरहरारत माहौल से एकदम बाहर आने पर जो ठंड महसूस की वो मुझे बड़ी खुशगवार लगी। गहरी गहरी सांसें लेता मैं पतलून की जेबों में हाथ डाले टहलने किसी अंदाज में पार्किंग लाट की तरफ चला जा रहा था। दफातन बरामदे के आखिरी सतून के अगब से एक हेवला सा निकल कर मेरे सामने आ गया। मेरे असाब यकदम तन गए थे। उठता हुआ कदम रुक गया और उस एक सानिये में मैंने अपने आप को हर तरह के हमले के लिए तैयार पाया, लेकिन मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ। वो शख्स हमला करने का तो क्या, हाथ मिलाने का भी अहल मालूम नहीं हो रहा था। बरामदे की रोशनी वहां तक बहुत कम पहुंच रही थी जहां उस शख्स से मेरा सामना हुआ था, लेकिन ये रोशनी कम अज कम मेरे लिए काफी थी। मैंने एक नजर में उसका जायजा ले लिया था। वो कोई मफलूकुल हाल और नशेबाज भिखारी महसूस होता था। उसकी धुंधलाई हुई आंखें हल्कों में उतरी हुई थी और नीम वाह होंठों के अग से पीले दांत झांक रहे थे। राल बह बह कर झाड़ झंकार दाढ़ी में जज्ब हो रही थी। जिस्म पर एक लंबा बुसीदा ओवरकोट था जिसके बटन खुले थे और नीचे जो कुछ भी था वो तकरीबन धजियों ही की शक्ल में था। मेरे असाब को जो झटका लगा था उसका असर भी उसी तेजी से मादूम हो गया, लेकिन जाने क्यों फिर भी मैंने अपने आप को मुकम्मल मुतमईन महसूस नहीं किया था। अजीब से अंदाज में उसने हाथ फैलाया और कड़कड़ाती आवाज में बोला, बाबू जरा माचिस तो दे दे। ये कहते हुए उसने दूसरे हाथ में दबी हुई मुड़ी थुड़ी सी सिगरेट मोटे मोटे होठों के दरमियान फंसा ली। मालूम यही होता था कि उसे इस वक्त भीख नहीं चाहिए थी। मैं उस बात पर खफीफ सी हैरत महसूस किए बगैर नहीं रह सका था कि वो होटल की चारदीवारी में दाखिल कैसे हुआ था। फकीरों को या इस हुलिये के दीगर लोगों को आलीशान होटलों की हदूद में कौन घुसने देता है, लेकिन शायद वो नजर बचाकर घुसाया था। मजीद हैरत मुझे उसका हाथ देकर हुई थी। मेरे सामने फैला हुआ हाथ नहीफ या इस्तखानी नहीं था, एक चौड़ा चिकला और मजबूत हाथ था। उस हाथ की उसके हुलिये से कुछ ज्यादा मुताबिकत नहीं थी। मैं सिगरेट नहीं पीता, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं गो के आधी सिगरेट नोश नहीं था, लेकिन मेरी जेब में एक खूबसूरत लाइटर रखा हुआ जरूर मौजूद था, जो सिर्फ लाइटर ही नहीं था, उसके और भी कई इस्तेमाल थे। लेकिन मैंने उस लाइटर से उस शख्स की सिगरेट सलगाना जरूरी न समझा। वो मेरे रास्ते से हट गया और मैंने उसके करीब से गुजरने के लिए कदम बढ़ाया। उसी लम्हे मेरे पहलू में बर्ग सी चमकी। अगर मैं उस शख्स की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होता तो यकीनन वो खंजर मेरे पहलू में उतर गया होता, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे उस शख्स को भिखारी तस्लीम करने से बाज रखा था। यही एक बे इत्मीनानी काम आ गई थी। मैं लट्टू की तरह एड़ी पर घूम गया और खंजर मेरे करीब से निकल गया। वो शख्स मुझसे टकराया, हम दोनों ही लड़खड़ा गए थे, लेकिन उसने संभलने में मुझसे भी ज्यादा फुर्ती दिखाई। खंजर बदस्तूर उसके हाथ में था। उसका बाजू एक बार फिर किसी तेजी से हरकत में आया। इस बार अगर मैं इतनी ही तेजी से अपना सर पीछे हटाने में कामयाब न होता तो शायद खंजर की नोक मेरी एक कनपट्टी में पवस्त हो गई होती और दूसरी कनपट्टी से निकल आती। खंजर इतनी तेजी से मेरी आंखों के सामने से लहराया था कि मुझे महज एक रोशन लकीर की तरह दिखाई दिया था। वो भिखारी जो एक लम्हे पहले तक मुझे मजहूल नशेबाज नजर आ रहा था, उसे यूं बिजली की तरह हरकत करते देखकर मैं यकीनन महफूज होता, बशर्ते कि मैं खुद उसकी नोके खंजर का हदफ न होता। वो वार खाली जाने की वजह से अपनी झोंक में थोड़ा सा तिरछा हो गया था। मैंने उसकी पसलियों पर कराटे का वार किया। उसका ओवरकोट बेहद दबीज था और फिर हाथ भी कदरे उछटता हुआ पड़ा था। उसे गालबन मोहलक चोट तो नहीं आई थी और न ही शायद कोई पसली टूटी थी, तहम वो पुश्त के बल खासी दूर जा गिरा था। तहम उसकी कोशिशों में एक सानिया का भी तातुल नहीं आया था। उसके 2 वार खाली गए थे, लेकिन सड़क जैसी पुख्ता रविश पर भी गिरकर वो तीसरा वार करने से बाज नहीं आया। वहीं पड़े पड़े उसने खंजर हवा में जरा सा उछाला और हवा ही में उसे नोक की तरफ से चुटकी से पकड़ लिया। और उसी लम्हे अगर मैं झुक न गया होता तो यकीनन खंजर मेरे हलकूम में पवस्त हो चुका होता, क्योंकि झुकने के बाद वो सनसनाता हुआ मेरे बालों को छूता हुआ पीछे अंधेरे में कहीं गुम हो गया था। उस शख्स को काबू में करना तो दरकिनार उसके हमलों से बचना ही बहुत बड़ी बात थी। कमबख्त की रगो पैर में बिजली भरी हुई थी और जैसा मुतजाद वो बहरूप भर कर आया था, उसने गोया उससे ज्यादा खतरनाक बना दिया था। जिंदगी में कई खंजर फेंकने वालों से मुझे वास्ता पड़ा था और खुद सताइशी से कताए नजर मैं अपने आप को भी अच्छा खासा माहिर खंजरजन समझता था, लेकिन उस शख्स ने बजा तौर पर मुझे हैरान कर दिया था। ऐसा माहिर, इतना फुर्तीला और ऐसा बेखताबार करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा था। अगर वो किसी और तरह के हालात में मुझे मिला होता तो शायद मैं उसे अपने साथियों में शामिल करने की कोशिश करता। सरे दस्त तो वो मेरे लिए फरिश्ता अजल बना हुआ था। खंजर हाथ से निकल जाने के बाद शायद वो इतना पुरएतमाद नहीं रहा था। मशीनी अंदाज में वो उछल कर उठा और होटल की बगली दीवार की तरफ लपका। मैंने लंबी छलांग लगाई और उस पर हाथ डालने की कोशिश की। उसके ओवरकोट का पिछला हिस्सा मेरे हाथ में आ गया। उसे एक झटका लगा, लेकिन उसने फौरन ही पलट कर हाथ घुमाया। उसका घोंसा मेरी गर्दन पर पड़ा और मुझे यूं लगा वो कोई इंसानी हाथ नहीं, एक वजनी हथौड़ा था।